Hello and good morning everyone. I'm MK Shrivastava. Right, here we are back with the business of teaching you vocabulary. आज फिर से बैक टू बैक आपकी vocabulary की क्लास होगी. मैं बहुत ज़्यादा vocabulary पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर टू यू. और vocabulary में जो अभी मैंने 2-3 सेगमेंट में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, दैट हैज़ बीन idioms. मैंने idioms आपको काफ़ी पढ़ाया है. आज फिर उसी सीरीज में एक और हम आपको आज लेसन देंगे idioms का. राइट, बिकॉज ईडियम्स बहुत ज़्यादा आती है. 10 से 15 क्वेश्चन ईडियम्स के आ जाते हैं. अगर आप सीजीएल मेन पेपर्स की बात करते हो तो ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जिसमें आप मेहनत करें. और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत भी घर पे कर रहे होंगे. क्यों हो रहा है मेहनत? नहीं हो रहा है? हो रहा है. राइट, चीयर्स. ओके, तो चलिए आज का जो सबसे पहला ईडियम है दैट इज टू बर्न. अच्छा, पहले मैं लिख दूं ईडियम. राइट, ईडियम से आज के to burn a hole in the pocket. To burn a hole in the pocket. बच्चों है इसका मीनिंग देखिए क्या निकलेगा. To burn a hole in the pocket. अच्छा, पॉकेट में आप क्या रखते हो बताओ? पॉकेट में, जेब में क्या रखा जाता है? पैसे रखते हो, है ना, और भी कागजात रख सकते हो, और तो पॉकेट में रखने का कुछ मतलब नहीं होता है. देखिए, बर्निंग ए होल इन द पॉकेट का सीधा सीधा रिलेशन है मनी से. पहले तो आप ये देख लो, दिस इज रिलेटेड विद मनी. ये पैसे से संबंधित है. बात समझ रहे हैं? सिर्फ पैसे से संबंधित है और इस इडियम का कोई भी रोल या यूज नहीं होता है. बर्निंग ए होल इन द पॉकेट. एक हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, कहावत तो याद नहीं कायदे से आ रही है, लेकिन एक चीज तो आप मानते होंगे. फिर इसके बाद में मीनिंग दूंगा बिकॉज रटना नहीं है. कितना रटोगे? हाउ मच हमारी रिटेंशन पावर है, बहुत कम होता है. क्यों? तो समझे पहले इसको. देखिए, बर्न अ होल इन द पॉकेट. जैसे किसी के हाथ कहीं से पैसा आ जाए. कुछ दो प्रकार के लोग होते हैं. किसी के पास पैसा आता है वो बैंक में रख देता है ना. किसी के पास पैसा आता है, इंतजार करता पैसा आए और मैं खर्च करूं, दिल खोल के खर्च करूं. जब दिल खोल के खर्च करते, पैसा आने वाला है, कल आने वाला, और आपकी प्लानिंग आज से बन गई कि यार ये परचेज करेंगे, ये खरीदेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, पैसा उड़ाने के सारे तरीके आप पहले से खोजने लगे हो, है ना. तो यही होती बर्निंग होल इन द पॉकेट. यानी हिंदी में अगर मैं आपको समझा सकूं, बर्निंग होल इन द पॉकेट, हाथ में खुजली मचना. कहते यार इसके पास पैसा आने वाला है, इसके खुजली अभी से मचने लगी, देख लो. ये तो समझ में ना, खुजली मचना. तो ये होता है बर्निंग होल इन द पॉकेट. देखिए इसको और जरा हम समझते हैं. मैं ऐसे लिखता हूं आपको पहले मीनिंग. इफ मनी बर्न्स अ होल इन योर पॉकेट, it means you are नहीं. if money burns a hole in your pocket, it means you are always eager to spend it. जी हाँ, देखिए ये इसका मतलब होता है. हिंदी में भी लिख दूंगा. इफ मनी बर्न्स अ होल इन योर पॉकेट, अगर पैसा जो है आपकी जेब में छेद कर देता है, इट मीन्स यू आर ऑलवेज ईगर टू स्पेंड इट. आप बहुत ज्यादा ईगर होते हो कि इसको कहां पे खर्चा किया जाए. ये इसका मतलब होता है बर्निंग ए होल इन द पॉकेट. क्या क्या आपकी आदत है? अभी जरा सोचो, थिंक अबाउट दैट. क्या आपकी आदत है? क्या आप भी करते हो? क्या आप भी करते हो कि पैसा आया नहीं कि खर्च कर दिया? अगर ऐसा आपके साथ भी है कि पैसा आया नहीं, खर्च कर दिया, देन यू ऑल्सो हैव ए हैबिट ऑफ बर्निंग द होल इन योर पॉकेट. अब ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, दिस इज अप टू यू बिकॉज पीपल आर ऑफ टू काइंड्स. दो प्रकार के लोग होते हैं. यहीं पे 2 शब्द नए देखो अभी बन जाएंगे हमारी बातचीत के दौरान. एक होते हैं साहब, यस, एक इंसान होता है प्रोविडेंट पर्सन. देखिए शब्द निकल आया बातचीत के दौरान. एक होता है इम्प्रोविडेंट पर्सन, है ना. प्रोविडेंट पर्सन उसे कहते हैं, देखिए ना, आप प्रोविडेंट पर्सन होता है वो इंसान जो भविष्य के लिए पैसा जोड़ के चलता है. वो कहता है कि यार 20% 30% तो मंथली सेविंग करना ही करना मांगता है. अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो तो 10,000 रुपए जोड़ना भी चाहिए फॉर कंटिजेंसी, आपातकाल के लिए आपको रखना भी चाहिए. ये इस सोच का आदमी है, तभी तो बनाया सरकार ने भी. पीएफ, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट. पीएफ डिपार्टमेंट होता है नहीं होता? बताओ. प्रोविडेंट फंड
सभी कंपनीज में प्रोविडेंट फंड करता है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि खाता, है ना, भविष्य निधि। ये आपको भविष्य के लिए पैसा जोड़ा जाता है, कुछ आपका करता है, कुछ सरकारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन देता है, इस पे हम लोग नहीं ज्यादा जाएंगे। तो ये प्रोविडेंट पर्सन कौन सा पर्सन हुआ? वन हु मेक्स प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, वन हु मेक्स प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये नहीं कि आज के लिए जियो, कल का देखा जाएगा, ये वो कल का देखा जाएगा नहीं, कल का देखा जाएगा। ये नीचे बैठा हुआ है इम्प्रोविडेंट पर्सन, ये कहता है भाई यार कल किसने देखा, कल आए ना आए, आज उड़ा लो। You know, nobody sees tomorrow. कल तो किसी को मालूम नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, मर के चले जाओगे, जोड़े जा रहे हो, ये ऐसी सोच रखता है। ये लोगों को भी कहता है क्या कमा रहे हो, कि क्या यार जोड़ने में क्या, आज यार आओ शाम को बैठते हैं, लेट्स एंजॉय 8 PM। ये ऐसी सोच का आदमी है और इसे कहते हैं इम्प्रोविडेंट पर्सन। तो जो अब आप बताइए प्रोविडेंट पर्सन कि खुजली मचेगी पैसा खर्चा करने की, कि इम्प्रोविडेंट पर्सन की खुजली बचेगी? आप बताइए, सोचिए। हाँ, प्रोविडेंट वो जो बचा के चलता है, इम्प्रोविडेंट जो खर्च कर डालता। यस राइट, यू आर। इम्प्रोविडेंट पर्सन के ही खुजली मचती है, इम्प्रोविडेंट पर्सन की जेब में ही एक होल पैदा हो जाता है। क्यों? दिस इज द मीनिंग ऑफ बर्निंग ए होल इन समबडीज पॉकेट या इन वंस पॉकेट। अब देखिए, यानी कि हिंदी वाले बच्चे जो वो देख लें, पैसा खर्च करने की हड़बड़ाहट, ये आदत, ये जोड़ के चलता ही नहीं है। ही इज इम्प्रोविडेंट पर्सन, है ना, ही इज इम्प्रोविडेंट पर्सन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राइट। तो इफ मनी बर्न्स ए होल इन योर पॉकेट, इट मींस यू आर ऑलवेज ईगर टू स्पेंड इट। अब देखिए कैसे एग्जांपल देखो, when salary comes, you know, he has the habit of burning a hole in his pocket, right? ये देखिए बन गया सेंटेंस। तो कुल मिला के जो जिनके हाथ में खुजली मचती है कि अब पैसा आ गया है तो अब खर्च करना जल्दी से जल्दी है, उनके लिए इडियम है they burn a hole in their pocket। समझ में आ गया? बिल्कुल आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। चलिए, burning a hole in the pocket, right। अब पॉकेट से याद आ गया कुछ और भी है। ये देखिए, एक होता है डीप पॉकेटेड, डीप पॉकेटेड पर्सन। ये बेटा कैसा होता है, बोलो आपकी नजर में। मैं 2 ऑप्शन दूंगा, इसमें से एक सही नहीं होगा। डीप पॉकेटेड पर्सन आप किसको कहेंगे? वो इंसान जो रिच होगा या वो इंसान जो पुअर होगा? मिलते हैं 5 सेकंड आपको। डीप पॉकेटेड पर्सन, जिसकी पॉकेट काफी डीप है, गहरी है। राइट, यू आर। डीप पॉकेटेड पर्सन कहते हैं अ रिच पर्सन। जो इंसान पैसे वाला होता है वो डीप पॉकेटेड होता है। क्यों? चलिए, तो ये भी देखिए शब्द आपको सिखा दिया। डीप पॉकेटेड पर्सन अगर कभी इडियम आ जाए तो उसका जवाब आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट इज दिस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, समझिए। टू टेक विद ए ग्रेन या पिंच ऑफ सॉल्ट। ग्रेन या पिंच में कोई एक लिखना या बोलना, ठीक है, इसलिए स्लैश लगा हुआ है। टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट या टू टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब समझते हैं। पहला मीनिंग है नॉट टेक something seriously। when you take something with a pinch of salt, तो जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो। you believe, आपको ऐसा मानना होता है। you believe something, STH का मतलब something है बेटा, जो अंडरलाइन कर दिया। you believe that something is not completely true, तभी तो आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। you believe that something is not completely true। समझ में आ रहा? और तीसरा इसका मीनिंग है एक्सेप्ट समथिंग, फिर समथिंग लिखा है STH का मतलब एक्सेप्ट समथिंग विद सिनिसिज्म या स्केप्टिसिज्म। इसको सिनिसिज्म भी कहते हैं।
ये देखिए, एक्सेप्ट समथिंग विद सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है संदेह के दायरे में। अंडर द परव्यू ऑफ डाउट। सिनिसिज्म या स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज को आप स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन स्वीकारते समय यह भी मानना है कि अरे दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी इन द मैटर। ये आपको लगता है, अपने अंदर से लगता है, आपको पूर्ण विश्वास नहीं होता जो चीज आपको बताई जा रही है। यू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हाथरस का केस ले लेते हैं ना, हाथरस का लेटेस्ट। देखिए, हाथरस में दो थ्योरी हैं। एक कहते हैं कि घर वालों ने ही बिटिया को अपनी मार डाला ऑनर किलिंग में, बिकॉज शी हैड सम अफेयर्स विद सम बॉय एंड ऑल दैट, शी वाज सपोज्ड टू मीट, वो उससे मिलने जा रही थी बाजरा के खेत में एंड ऑल दैट। ऐसी एक थ्योरी बताई जा रही, दूसरी थ्योरी बताई जा रही कि उसके साथ गैंग रेप होता है, और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उस गैंग रेप को नहीं बताती है, या जो भी है तमाम थ्योरीज उसमें चल रहा। क्यों? अब देखिए, जो भी बताया जा रहा है, जो मुझे कह रहा है कि भाई ये ऑनर किलिंग का मामला, घर वालों ने अपनी बिटिया को खुद ही मार दिया है, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, तो यहां क्या बोलोगे? आई टेक दिस स्टेटमेंट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या आई टेक दिस स्टेटमेंट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब आपको 50-50 लगे, हो भी सकता सही हो सकता ना सही हो, डाउट आपका जरूर बना रहेगा, वहां पे लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव रेड एंटायर book, but I take it with a grain of salt। क्या मतलब हुआ? मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, लेकिन अभी भी मैं जो भी किताब में लिखा गया है उसको पूर्ण रूप से सही नहीं ठहरा रहा हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दैट इज आई हैव रेड, यहां रेड में लिखना भूल गया हूं, ये देखिए मैं बोल रहा था बराबर। आई हैव रेड एंटायर बुक बट आई टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी ने कहा, गुप्ता जी हमारे मित्र हैं और वो इज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ, वाइफ से बहुत डरता है। अब किसी ने आया, कोई आया, बोला यार अब गुप्ता जी की कहानी बदल गई, अब गुप्ता जी अपनी वाइफ के ऊपर पूरा डोमिनेट करते हैं, गुप्ता जी वाइफ से नहीं डरते, वाइफ उनसे डरने लगी हैं। जब उसने ये मुझे बताया तो मैंने कहा यार देखो, तुम कह तो रहे हो मिस्टर गुप्ता is dominating his wife now, but I take it with a pinch of बच्चों सॉल्ट। लेकिन मैं तो भैया इसको कंप्लीटली ट्रू नहीं मानता हूं। जब आप किसी चीज को कंप्लीटली ट्रू ना माने कि पूर्ण रूप से सत्य है, तो बोलोगे आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या आई टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई टेक दी, आई क्या पूरा दुनिया, पूरा भारत देखो, आई टेक दी प्रोमिसेस ऑफ पॉलिटिशियंस। सबसे बेहतरीन एग्जांपल सबसे लास्ट में आया है ना। आई टेक द प्रोमिसेस ऑफ पॉलिटिशियंस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से आपको। राजनेता, अभी चुनाव होंगे 2-2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में होने जा रहे हैं। तो देखिए, राजनेता आते हैं और बताते हैं, प्री इलेक्शन जब आते हैं तो कहते हैं मैं, मेरी सरकार बनेगा तो मैं ये कर दूंगा, मेरी सरकार बनेगा तो मैं ये वो कर दूंगा, और आप उनके वायदों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, मानते भी हैं थोड़ा थोड़ा, और संदेह जरूर बना रहेगा कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो इसी को तो कहते हैं ना कि टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, राइट। समझ में आ गया? बिल्कुल अंदर तक दिल में चला गया? नहीं गया? और एग्जांपल दें? चलो दे देते हैं। अब आपके पापा हैं, अपने पापा को तो सभी लोग कायदे से पहचानते होंगे। पापा जो तुम्हारे कभी अठन्नी नहीं खर्चा करते तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। अब पिताजी तुमसे कह रहे बेटा अगले साल हम तुमको एक बढ़िया सी 1-1.5 लाख वाली बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक ले देंगे। अब पापा तुम्हारे हैं, थोड़ा तो विश्वास करोगे, लेकिन अब पापा को तुम जानते भी अपने कायदे से हो कि इनने कभी हमारे ऊपर पैसा खर्चा नहीं किया, मैं पढ़ता हूं ना, मैं इनका पसंदीदा बेटा हूं नहीं, और ये कह रहे हैं हम अगले साल तुम्हें 1-1.5 लाख रुपए वाली बाइक ले देंगे, हैं? CD डीलक्स तो ली नहीं आज तक इन्होंने मेरे लिए कभी भी, क्यों? तो वहां पे यू विल टेक योर फादर्स स्टेटमेंट, फादर्स प्रॉमिस विद अ, पढ़ लो,
पिंच ऑफ सॉल्ट या ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूब एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं जिससे ये चीज आपको यही के यही रट जाए, बहुत ज्यादा किताबों में उलझना ना पड़े आपको। नेक्स्ट बोलूं। an old head on young shoulders, ये शायद मैं बता चुका इसलिए नहीं बताऊंगा। राइट, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। bury head in the sand, बरी बल्कि नहीं पढ़ते इसको पढ़ते हैं बेरी। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बेरी। बेरी मीन्स गाड़ देना जमीन के अंदर, ये तो ना बेरी। जैसे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस दे बेरी देयर बॉडी, हिंदूज क्रिमेट करते हैं, जलाते हैं, एंड दे बेरी देयर बॉडी, है ना। आइए, तो बेरी हेड इन द सैंड दे दिए। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिच से ली गई है। ये जो इडियम है ऑस्ट्रिचेस की लाइफ से ली गई, शुतुरमुर्ग से ली गई। शुतुरमुर्ग समझते हो, बड़ी सी नेक होती उनकी है। ऑस्ट्रिच क्या करते हैं बच्चों, अभी अपने आप आपको मीनिंग निकल के आ जाएगा। ऑस्ट्रिच क्या करते हैं कि यह जब भी कोई इनका शिकार करने आता है ना, कोई प्रेडेटर आता है, कोई इनका शिकार करने आता है, तो ये डर के मारे क्या होते हैं, सैंड के अंदर अपना मुंह घुसेड़ लेंगे, खोपड़ी सैंड के अंदर कर लेंगे। बॉडी बाहर है लेकिन खोपड़ी इन्होंने सैंड के अंदर कर ली। अब इनको खतरा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या खतरा टल गया है? बताइए, क्या खतरा टल गया? अगर ऑस्ट्रिचेस के ऊपर कोई हमला करने दूसरा जानवर आ रहा है या कोई प्रेडेटर आ रहा है, शिकारी आ रहा है, और ऑस्ट्रिच भागने के बजाय वहीं पे अपनी खोपड़ी को अंदर सैंड के कर ले, तो क्या खतरा टल गया? बिल्कुल नहीं टला है। इसका मतलब देखिए क्या होता है। तो डेलिबरेटली रिफ्यूज to deliberately refuse to accept the truth। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि जानबूझकर सच से मुंह फेरना, जानबूझ के सच से मुंह फेरना। और ये कौन सी सिचुएशन होगी? खास तौर से स्पेशली अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए लगेगा। प्लेजेंट में तो आप क्यों मुंह फेरोगे भाई? अनप्लेजेंट सिचुएशंस में लगेगा, जो आपके लिए एडवर्स सिचुएशन होगी, है ना। जानबूझ के सच से अपना मुंह फेर लेना, ये सोचते हुए कि खतरा टल जाएगा, ये तो होगा नहीं भैया। होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए क्या एग्जांपल है, आपके बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया कि एक हफ्ते में आपको नौकरी से फायर कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। अब आप, ये चिंता तो है ही, अब आपने क्या किया साहब, इस चिंता को ना जाहिर करते हुए आप इस चिंता को आपने इग्नोर करना चालू किया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बोले नहीं मेरा बॉस नहीं निकालेगा, लेकिन अंत में तो निकालेगा ना। तो ये हो गया बेरिंग हेड इन द सैंड। एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। फेस, मैं आपको सिखा रहा हूं, फेस एनी हर्डल, कोई भी परेशानी आए, फेस एनी हर्डल एज दे अराइज, फेस एनी हर्डल्स एज दे अराइज। आप मुसीबतों का सामना करिए जैसे वो सामने निकल के आए। डोंट बेरी योर हेड इन सैंड, इन द सैंड, डोंट बेरी योर हेड इन द सैंड। अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? अब मान के चलो कि रात में तुम्हारे घर में 2-4 लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंस्टेड ऑफ कि उसको हम रिटेलिएट कैसे करें, आप रजाई के अंदर मुंह डाल के सो जाओ, तो क्या खतरा टल गया? नहीं टला है। सो डोंट बेरी योर हेड इन द सैंड। खतरा है, मुकाबला करिए, राइट? खतरा है तो क्या करिए? मुकाबला करिए। जैसे कहते हैं ना कि somebody is chasing you, somebody को छोड़ो, अगर आपको कुत्ता जो है दौड़ा रहा, आप दौड़ भी रहोगे, यंग हो ना।
आप दौड़ भी रहो, लेकिन एक स्टेज आएगी सामने बड़ी सी दीवार आ जाती है, अब आपके पास ना दाएं रास्ता ना बाएं रास्ता, पीछे मुड़ो तो कुत्ता है, क्या करोगे बताओ? दीवार तो चढ़ नहीं लोगे, स्पाइडरमैन तो तुम हो नहीं, अब क्या करोगे तुम बताओ? अब यहां पे अगर तुम सोचो कि यू कैन बेरी योर हेड इन द सैंड, तो क्या बच जाओगे? कुत्ता तो काटेगा। तो कहा जाता है कि अगर कोई समस्या आपका पीछा कर रही हो और अब आपके सामने सारे विकल्प बंद हो गए हो, सामने रास्ता है नहीं, दाएं बाएं है नहीं, तो फिर कहा जाता है टर्न बैक एंड फाइट, पीछे मुड़ो और फाइट करो, यही एक रास्ता है। अगर घर के सामने आपके ठीक दरवाजे पर, मैं फिर से बोला, एक इडियम इससे निकल के आ जाए, मेरी बातचीत करो, देखिएगा। अगर घर के सामने आप खड़े हैं, आपका फाटक है 3 फीट का, और वहां पे एक लंबा चौड़ा खतरनाक सा सांड खड़ा हुआ है, एक बुल खड़ा हुआ, अब क्या करोगे? गाय है तो कहोगे आ, गाय चली आती, सोच रहे रोटी दे रही होंगी, सांड को बोलो आ, बोले तू आ बेटा, आ मुझे टूतिया बना रहा है, तो सांड तो हटेगा नहीं। अब तुम सांड को ईंटा मारोगे, दौड़ा सकता तुमको, अब करोगे क्या बताइए? आपको अपने घर में जाना है, मैं तो ईडीएम पैदा कर रहा हूं आपके लिए, अभी सामने सिचुएशनल ईडीएम पैदा कर रहा हूं, क्या करोगे? ईंटा मारोगे? अरे तुमको मारेगा वो, लाल शर्ट एक तो पहने, दौड़ा भी लेगा तुमको। अब क्या करोगे साहब? देखिए, फिर देखिए मुहावरा निकल आया, इससे बढ़िया सा एक प्यारा सा मुहावरा सामने तैयार हो गया है। कभी भी सांड आपके सामने आ जाए, अब इट टेक्स करेज, साहस की जरूरत है, अब नहीं तो फिर बेरी योर हेड इन द सैंड, साहस नहीं तो बेरी योर हेड इन द सैंड, सीधी सी बात है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये देखिए क्या होता है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये देखो, ये मैंने बना दिए हॉर्न्स अपने, हैं जैसे ही सांड सामने आए और आपको रास्ता मांगना हो या खतरा सामने आपके हो, तो सांड की बस सींगे पकड़ लो, ये सींग पकड़ लो, मैं गारंटी करता हूं सांड ऐसे कर लेगा, नमस्कार भाई साहब, आप हमसे बड़े वाले हो। यही होता ही है, क्योंकि सांड की ताकत सींग में है, और सींग पकड़ने में बस हिम्मत चाहिए, नहीं तो फिर बेरी योर हेड इन द सैंड। मैं तो रिलेट कर रहा हूं बार बार इडियम को, है ना। इसका मतलब होता है टू टेक द डेंजर या प्रॉब्लम्स ब्रेवली, टू टेक ऑन चैलेंज करना, टू टेक ऑन द डेंजर या प्रॉब्लम्स ब्रेवली, अपनी समस्या को, बहुत कोई भी समस्या आ जाए उसको बहादुरी से सामना करो, डट कर सामना करो, दिस इज कॉल्ड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नहीं तो फिर बना देगी तुम्हें बुल, समझ लो, हाँ समझ रहे हो। ये होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि टेक ऑन द डेंजर या प्रॉब्लम्स ब्रेवली। कभी भी डोंट यू एवर बेरी योर हेड इन द सैंड, ये मत करना, दिस इज रॉन्ग थिंग। ऑलवेज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मैंने एक बार किया है, मैंने बुल को पकड़ लिया था सींग, हालांकि वो छोटा सा बच्चा था उसका, मैंने पकड़ लिया था। आई ट्राइड इट, यू ऑल्सो गो एंड डू द सेम, बच्चे के साथ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट idiom to come is bang for the buck। इसे बहुत प्यारी idiom से आपके लिए, bang for the buck। देखो बेटा, बक माने तो पैसा होता है, मनी, है ना। कहता ना कितनी सैलरी मिलती है, तो बोलते आई गेट 10,000 bucks, है ना। आई गेट 10,000 bucks, 20,000 bucks, 1 lakh bucks। अब ये बक्स का मतलब क्या होता है? बक्स माने पैसा। जिस देश का नागरिक बोल रहा है उस देश की करेंसी लगा लो। जैसे इंडियन अगर बोलता है 10,000 bucks तो 10,000 रुपए हो गए। कोई अमेरिकन बोलता माई सैलरी इज 10,000 bucks तो $10,000 हो गए। अब कोई ब्रिटिश बोलता है ऐसे 10,000 bucks तो साहब 10,000 पाउंड्स हो गए। समझ में आ गया ना। तो बक्स का मतलब मनी। ऑलराइट, बैंक का मतलब होता है जोर की आवाज या किसी चीज को स्ट्राइक करना बड़ी जोरदार तरीके से। क्यों? बैंक, है ना। दरवाजे को बैंग करते हैं पुलिस वाले जब तोड़ते हैं, लाइक दैट। तो बैंग फॉर द बक, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए पता करते हैं। राइट, बैंग फॉर द बक का मतलब है मोर वैल्यू फॉर मनी। मोर लगा हुआ, देखिए वैल्यू फॉर मनी तो आप चाहते ही हो कि जितना पैसा हम खर्चा कर रहे हैं
वो पैसा हमारा वसूल हो जाए। लेकिन बैंक कर जोरदार तरीके से टक्कर कहीं मारना, जिसे बैंकिंग कहते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा भी कुछ होगा। मोर वैल्यू फॉर मनी, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? मोर वर्थ, मोर इसमें की फैक्टर है, मोर वर्थ फॉर द मनी स्पेंट, जो आपने पैसा खर्चा किया बच्चों उसका आपको ज्यादा से ज्यादा प्रतिफल मिले, ये इसका मतलब होता है बैंक फॉर द बक। अब देखो बेटा, बैंक फॉर द बक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोर वैल्यू फॉर मनी। अब देखिए ओपन मार्केट आप जाते हो बेटा सैमसंग का मोबाइल लेने, और वो 70,000 रुपीज का मिल रहा है। आपने ऑनलाइन चले जाए, सेम मॉडल सब कुछ विद गारंटी एवरीथिंग, ऑनलाइन में वो 15,500 को मिल रहा किसी स्कीम के तहत, उनकी कोई स्कीम चल रहा है, ठीक, वो मेगा सेल लगा दिया ऑफर आपके लिए। अब आप बताओ बैंक फॉर द बक कहाँ है, मोर वैल्यू फॉर मनी कहाँ पे है? ओपन मार्केट जाए 17,000 का खरीदें कि ऑनलाइन उसी प्रोडक्ट को मांगे विद सेम गारंटी, उसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन मंगा लीजिए सेम गारंटी के साथ, तो वो बेहतर है। 1,500 रुपए बचे ना, तो दैट इज व्हाट बैंक फॉर द बक। एग्जाम्पल लिख लो, I recommend purchasing electronic items online. This way I get bang for the buck। आ रहा समझ में? बैंक फॉर द बक, बताओ समझ आया कि नहीं आया? बैंक फॉर द बक का मतलब होता है पैसों का सही दोहन। आ रहा समझ में? अब जैसे आप लोगों के पास देखा है कहीं कहीं होता है, मारवाड़ी थाली होती होटल्स में, कहते हैं भाई 70 रुपए में भरपेट खाना खाओ, 70 रुपए में भरपेट खाना। अब हम भी चले गए, हमने 2 रोटी खाई, मेरा मित्र था मोटा ताड़ा सा, उसने 18 रोटी खाई, 2 प्लेट चावल खाए, 4 रसगुल्ले खाए, दैट इज कॉल्ड बैंक फॉर द बक। लेकिन अपने को बीमार भी ना कर लेना, नहीं तो फिर वहां पे बक अस्पताल में भी खर्चा होने में देर नहीं लगेगा। राइट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप लोग, फीस तो बहुत कम हो गई ऑनलाइन की, क्यों? आधी दे रहे हो कि तुम लोग, ये बहुत कम लोग रिड्यूस प्राइस में ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। दिस इज बैंक फॉर द बक फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए नहीं है। टीचर के तो इट इज बैंकिंग द हेड, लेकिन आपके लिए क्या है? बैंक फॉर द बक, मोर वैल्यू फॉर मनी। आपको मजा आ रहा होगा, क्यों? घर में लेट के भी पढ़ने कोई मतलब है नहीं। और डेटा जो कहते हैं ना खर्चा होता है, तो फ्री मिलता है यार। 1.5 GB जियो चला रहे हो, हमको मालूम है, देख के पता चल रहा है। चलो भाई, ओके नेक्स्ट। Next idiom is bring owls to Athens, Greek। देखिए, bring owls to Athens, owls माने उल्लू, है ना? अब उल्लू आप चाहोगे आपके घर में उल्लू को लेके आए? नहीं ना। तो अगर कहीं पे कोई उल्लू ला रहा है जैसे इसकी इसकी अगर आप एटिमोलॉजी में जाना चाहते हैं तो लंबी एटिमोलॉजी है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज मेरा समय खराब होगा। आप गूगल में जाके इसकी एटिमोलॉजी देख लीजिए। ये एथेंस ग्रीस से लिया गया है और वहीं से पूरी ये कहानी चुराई गई। वो कॉइन्स को मिंट करते थे, सिक्कों को बनाते थे, पहले उसमें आउल्स थे, फिर इसके बाद अपना बना लिया है ना, ऑल दैट। बहुत सारी लंबी थ्योरी है, जो छोटी थ्योरी होगी मैं आपको यही बताऊंगा। लंबी थ्योरी आप खुद गूगल सर्च करिए, ना समझ में आए तो फिर पूछिए ना। इसका मतलब होता है अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बेमतलब की कसरत। अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज का मतलब बेटा क्या होता है? बेमतलब की कसरत, यानी कि अ यूजलेस एफर्ट। यूजलेस एफर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? बेमतलब का प्रयास आपने किया है, दैट इज कॉल्ड ब्रिंगिंग आउल्स टू एथेंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां पे है, अब देखो
मान लीजिए यार, आपको कोई अपना दोस्त बुलाता है बर्थडे पार्टी में किसी जगह जहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह चलता है। आपका दोस्त आपसे 100 टाइम्स रिचर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, या अंबानी के यहाँ आप जा रहे हो, आपको बुला लिया गया, आप अंबानी के यहाँ क्या गिफ्ट दोगे लड़के को, उसको बताओ आप क्या खरीदोगे, आप बताइए। अगर अंबानी के, मुकेश अंबानी के लड़के को आपको गिफ्ट देना होगा तो क्या ले जाओगे? 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की आप गिफ्ट ले जाओगे ना? क्या उसके लिए वो भी तो कुछ नहीं है? तो बढ़िया, सबसे बढ़िया क्या, अगर आप इन लोगों के चक्कर गिफ्ट लेने को पड़ोगे ना, यू आर ब्रिंगिंग आउट टू एथेंस वाली बात हो जाएगी। आप सीधे गुलाब का फूल दे दो, दैट विल काउंट मोस्ट। नहीं तो करो, मनी इज योर्स। देखिए, ब्रिंगिंग आउट टू एथेंस, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हैं, आई डोंट लाइक बाइंग गिफ्ट्स फॉर द वेल्थी फ्रेंड्स। जो वेल्थी फ्रेंड्स होते हैं ना, पैसे वाले दोस्त होते हैं ना, और लिखते हैं एरिस्टोक्रेटिक, काफी धनाढ़ होते हैं, एरिस्टोक्रेटिक। आई डोंट लाइक बाइंग गिफ्ट्स फॉर एरिस्टोक्रेटिक फ्रेंड्स। क्यों? बिकॉज it's like bringing owls to Athens। समझ में आ गया? बेमतलब की कसरत समझते हो, इसे ही कहते हैं ब्रिंगिंग owls to Athens। कोई भी चीज आप खरीदें जिसकी जरूरत ना हो या जिसका कोई इंप्रेशन ना जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड ब्रिंगिंग owls to Athens। ब्रिंगिंग owls to Athens। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसके सिनोनिम देख लो। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, 3-4 इडियम हम दे देते इसी के सिनोनिम से सब। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है मरे घोड़े पर चाबुक चलाना। अब घोड़ा मर गया है तो क्या चाबुक चलाने से दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा ना। दिस इज कॉल्ड फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। बेमतलब की कसरत। आ गया समझ में? क्यों नहीं आया? अब इसका और देखिए सिनोनिम्स हम आपको और सारे देते हैं। अ वाइल्ड गूज चेज, ये गूज आपको कभी पकड़ने को नहीं मिलेगा और आप चेज कर रहे हैं, है ना। तीसरा, गेट ब्लड आउट ऑफ स्टोन, आप पत्थर को जितना भी पीटो खून कभी पत्थर से नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी मरी मधुमक्खी से शहद नहीं निकलेगा, वो वाली बातें हो गई ब्रिंगिंग आउट्स टू एथेंस में। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, next is call a spade a spade। Call a spade a spade। I'm taking a break of 10 seconds. You know why? Sankara। Yes, you focus attention. I'm here in the class only. Markers being fed with ink. Meanwhile, you're going to take some time. Markers में ink भरा जा रहा है, थोड़ा समय दें, उसमें नहीं डालो। नो, वही स्प्लैश कर जाता है। देखिए, स्पेड माने होता है फावड़ा, ठीक। फावड़े को फावड़ा बोलना, क्या मतलब समझे? कॉल स्पेड स्पेड, फावड़े को फावड़ा बोलना। यानी कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो क्या उसे आप अंधा बोलेंगे? क्या सही है? बहरा है तो बोलना अबे बहरा है क्या? अरे बहरा है तो फिर है, उसको बोल के और क्यों आप जो है उसके रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहे हैं? क्यों? अब कॉल स्पेड स्पेड का मतलब होता है कि आप करा करा बोल देंगे, बिल्कुल करा करा। समझ रहे हैं? यानी हिंदी वाले बच्चे पहले समझ रहे हैं, करा करा बोलना। मुंह पर
अगर आपको लगता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं और आप सामने मेरे क्लास में बोल दोगे सर आई एम सॉरी बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉल स्पेड अ स्पेड। थोड़ा सा डेरोगेटरी लगता है, थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है, लेकिन इसका मतलब यही होता है, ध्यान रखिएगा। कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब हो गया टू से समथिंग द वे इट इज, टू से समथिंग, STH का मतलब समथिंग, द वे इट इज, टू से समथिंग द वे इट इज। डोंट हाइड, दूसरा मीनिंग, डोंट हाइड द ट्रूथ, सत्य को छुपाओ नहीं, है ना, सत्य को छुपाओ नहीं। स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, साफ साफ बोल दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, कैंडिडली, आपने स्पष्ट रूप से किसी को बोल दिया कि भैया ऐसा है और ऐसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉल स्पेड ए स्पेड। मान के चलिए आपका दोस्त गाड़ी चलाता है और कहता है यार बढ़िया ड्राइविंग है ना मेरी, और तुमको लगता है 4 बार बचे नहीं, हमारे तो हार्ट अटैक आ जाता है, यू नो, यू हैड योर हार्ट इन योर माउथ, आपका कई बार 4 बार आपका कलेजा मुंह में आ गया जब वो ड्राइविंग कर रहा था, इतना खतरनाक ड्राइविंग करता है। तुम जब रुक गए, स्मार्टनेस तभी जब रुक गया तब बोलो, कह दो भैया तुम बहुत खराब चलाते हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। समझ में आ रहा ना, मुंह पे उसके बोल दो, ये नहीं कहा, लेकिन बोलना तभी उसको जब कार से उतर जाना, नहीं तो 5वीं बार कलेजा आया मुंह में तो चले भी जाओगे, समझ रहे हो। यू विल मीट द मेकर, निर्माता से मिलने चले जाओगे। निर्माता कौन है जानते ना, गॉड। अब मान के चलिए कि मोदी जी और योगी जी आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो बोलिए ना, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, दैट मोदी एंड योगी आर नॉट डूइंग द जॉब दैट दे हैड प्रॉमिस्ड अस, राइट। बोलिए कॉल स्पेड अ स्पेड। अगर आपको लगता है कि हाथरस में योगी जी ने गलत किया तो लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, मुंह पे बोलिए कि भाई योगी जी आपने गलत किया है। दिस इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। समझ में आ रहा है। आपका वाइफ ने खाना बनाया और खाना बहुत ही इंसिपिड था, बड़ा ही टेस्टलेस था, उसमें टेस्ट ही नहीं था। पहली बार वाइफ ने आपको खाना बनाया, कह रहा कैसा है मेरा खाना, अच्छा बना है, डिलीशियस है, स्क्रिम्शियस है, यमी है। अब आपको तो लग रहा है कि तुमको हम क्या बताएं, तो तुमने कह दिया नहीं ये खाना ऐसा कभी भी इतना बेस्वाद मैंने जिंदगी में नहीं खाया था। समझ रहे हो, आप ये बोलो और फिर देखो क्या होता है घर में। हाँ बोलो, हमें क्या। लेकिन यही है मतलब कॉलिंग स्पेड स्पेड का मतलब यही होता है कि ऑन द फेस ऑफ समबडी आपने सत्य बोल दिया, डिप्लोमेटिक रूट नहीं लिया, कूटनीतिक रास्ता नहीं लिया। हालांकि जिंदगी जीने का सही तरीका है गो डिप्लोमेटिक। अगर आप डिप्लोमेटिक चलते हो ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कहीं कहीं कम से टाइम जहां पे आपको यू हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम है या मेक अ बिलाइन फॉर समथिंग। मेक अ बिलाइन फॉर समथिंग। देखो गुरु, बी लाइन क्या होती है? आपने हनी बीज को देखा? बी माने मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी हमेशा एक लाइन में फ्लाई करती ना उड़ती है, एक लाइन में मधुमक्खी चलती है। और दो मधुमक्खियों के बीच में कितना दूरी होता है? बहुत ज्यादा दूरी होता है कि बहुत कम दूरी होता है? बहुत कम दूरी होता है ना। अब यहीं से समझ लेना पूरा, बी लाइन यानी मधुमक्खियों वाली लाइन। तो जो दो मधुमक्खियां होती हैं, अच्छा उनको छत्ते तक पहुंचना होता है तो बहुत लंबा रास्ता लेके आती है, शॉर्टेस्ट रूट से जाएंगे। उनको कौन सा वहां देखना इसका घर उसका घर, वो तो कान से तुम्हारे निकल जाए क्यों। तो ये है मेकिंग अ बिलाइन फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए अचानक से भागना। दैट इज कॉल्ड बी लाइन। बी लाइन समझते हो ना, ये जो वर्कर बीज होती है ना, जो नेक्टर लेके आती है, पॉलन लेके आती है अपने हाइव में, छत्तों में, ये दिस इज कॉल्ड बी लाइन। वो तेजी से अपनी लाइन बनाती हैं और बहुत तेज उड़ती हैं और एक साथ चलती। क्यों? इसका मतलब हो गया go quickly or directly, go quickly or directly to somebody or something. Go quickly or directly to somebody or
समथिंग। इसका मतलब होता है मेकिंग अ बिलाइन फॉर, यानी कि हिंदी में लिखते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे पास जाना तेजी से, या के पीछे भागना भी हो सकता है, हिंदी है तेजी से, है ना। अब आपके घर में मान के चलिए कि किसी फंक्शन के दौरान 8, 10, 15 बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे सब बच्चे हैं, और आप चॉकलेट्स लेके आते हैं और दिखाते, बच्चों चॉकलेट आ गया है, किसको चाहिए मेरे पीछे आओ। अब देखिए सारे बच्चे लाइन में भागते तेजी से कि नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो चिल्ड्रन मेक ए बिलाइन फॉर द चॉकलेट्स। आया समझ में? ये होता है मेकिंग ए बिलाइन। या लड्डू बटने जा रहा है, फ्री में बटने जा रहा है, खाओ और घर भी ले जाओ जितना चाहिए, ये अनाउंसमेंट हो गया। दिस इज वेयर यू मेक ए बिलाइन फॉर समथिंग, डोंट यू? दिस इज वेयर यू मेक अ बिलाइन फॉर समथिंग। अगर ऐसा नहीं हो तो बताओ। गोविंदा के एक मूवी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मूवी का नाम कादर खान के साथ था, जिसमें कादर का 5 स्टार होटल होता है, गोविंदा का एक ढाबा होता है, वो लेके एक दूसरे को हराने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो एक कहता है खाना खाओ और घर भी ले जाओ, कुछ ऐसा लगा देते बाहर पोस्टर, देखो पीपल मेक अ बिलाइन फॉर दैट होटल, डोंट दे? दे मेक अ बिलाइन फॉर दैट होटल। किसी कोचिंग के बाद लिख जाए कि आइए मुफ्त में पढ़िए, ये तो बहुत जगह आपने देखा होगा ना, मुफ्त में पढ़ो, फ्री में पढ़ो, आओ आइए मुफ्त में पढ़िए और 500 रुपया महीना ले भी जाइए, मेरी जेब से पढ़िए और 500 रुपया महीना ले भी जाइए। स्टूडेंट्स विल मेक ए बिलाइन फॉर दैट इंस्टीट्यूट और नॉट? करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे? आपसे पूछ रहा हूं। देखो कह रहा करेंगे, नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मेक ए बिलाइन फॉर समथिंग, मेक अ बिलाइन फॉर समथिंग। समझ में आ गया? एक और कर लेते हैं जल्दी से। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब कार्ट माने होता है घोड़ा गाड़ी, जिससे तांगा आप कहते हो। तो घोड़ा गाड़ी में घोड़ा होता और जो उसका कार्ट माने गाड़ी होता है। क्यों? अब आपने घोड़े के पहले कार्ट लगा दिया, घोड़ा पहले होता ना, फिर कार्ट होती पीछे, क्योंकि घोड़े तो घसीटेगा कार्ट, क्योंकि कार्ट घोड़े को घसीटेगी। लेकिन अगर आपने कर दिया ठीक उसका उल्टा, एंड यू हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब है आपने कुछ गलत तरीके से कर रहे। क्यों? तो व्हाट डज इट मीन? इज दैट मीन टू डू द थिंग्स इन द रॉन्ग मैनर, टू डू द थिंग्स इन द रॉन्ग मैनर। ठीक है, किसी चीज को गलत तरीके से करना, इसका मतलब होता है पुटिंग द कार्ट्स बिफोर द हॉर्स। क्योंकि देखो हॉर्स को पहले घोड़ा पहले आएगा, फिर गाड़ी आएगा। आपने गाड़ी को पहले लगा दिया, घोड़े को बाद में, तो गाड़ी थोड़ा ना घोड़े को घसीट लेगी। आ रहा समझ में? पुटिंग द कार्ट्स बिफोर द हॉर्स का मतलब समझ में आ गया कि आप किसी चीज को गलत तरीके से कर रहे हैं। राइट? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नहीं आया समझ में? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई पूजन होता है घर में, और पंडित जी हैं 2, 4, 10 जो भी आए हो या एक हो, तो आपने क्या किया, अपनी थाली लेके खाने लगे गुरु भाई, और पंडित जी इतनी देर से पूजा कर रहे थे, 3-4 घंटे से बेचारे वो भोजन का इंतजार कर रहे थे, और आप उन्हीं सामने जजमान थे और आप खाने लगे, पंडित जी को खाना नहीं दिया। ये हुआ कि नहीं पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट? हुआ कि नहीं हुआ? तो जब कभी ऐसा होगा कि आप गलत ऑर्डर में कोई चीज करेंगे तो यही होगा, पुट द कार्ट। पहले बड़ों को दिया जाता है, फिर छोटों को, लाइक दैट। सम्मान की जब बात आती है, क्यों? पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, यही तो होना चाहिए, सही तो बोला है। और पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा। राइट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दूल्हा आया, दूल्हे का सम्मान किसी ने किया बारात में, और किसी और का सम्मान आप करने लगे, तो वो दूल्हा नाराज होगा ना, बोलेगा यार मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी यहाँ पे हूं, मेरे को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा, चलो बारात वापस।
बिकॉज यू कैन नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो आज की इडियम्स हम यहीं पे भी विराम देंगे, खत्म करेंगे। ये इडियम्स का दौर यूं जारी रहेगा, फिर और सारी वोकैबुलरी भी आपकी चलती रहेंगी, फिर और सारे एक्सरसाइजेस आते रहेंगे। बहुत बच्चे अभी भी फीस मुझे नहीं दिए हैं, दे हैव मेड सो मेनी प्रॉमिसेस कि सर आज भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, परसों भेज दूंगा। अब मैं धीरे धीरे फिर आपको इनएक्टिव करना चालू कर दूंगा। ध्यान रखिए, फिर मैं आपको इनएक्टिव करूंगा, बिकॉज फिर कहते हैं ना कि घोड़ा और घास की दोस्ती है ये। आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। इसे कहते हैं बैक स्क्रैचिंग। हम तुम्हारी पीठ खुजलाएंगे, तुम मेरी पीठ खुजलाना। अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रुप फिर मुश्किल में आएगी, दोनों की गाड़ी। चलिए, यहाँ पे कमिंग टू द एंड ऑफ क्लास। कल फिर मिलेंगे आपसे ठीक 11 बजे। गुड बाय फॉर नाउ।